हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल आज आपके सामने केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 जो कि यूनिट 2 से है और यूनिट 2 हमारी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका लेक्चर नंबर 4 है हमारा। इस लेक्चर नंबर 4 में हम आज आपको कुछ विशेष बताने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या बताया था लेक्चर नंबर 3 में? हमने आपको बताया था रदरफोर्ड का नील बोर्ड का परमाणु मॉडल बता चुके हैं। इससे पहले थॉमसन और रदरफोर्ड बता चुके हैं और अगले लेक्चर में हमने जो बताया है उसमें नाभिक की खोज के साथ साथ जो भी कुछ बता दिया हमने उसको ध्यान रखिएगा। आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और इसमें जानकारी आपको हम ये भी देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। और पहले पिछली जो वीडियो हमने डाली है उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन देखिएगा, जो कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल पर आधारित थी। नील्स बोर ने क्या क्या बताया, उन्होंने कोष के बारे में बताया था। ध्यान दीजिए, कोष क्या होते हैं? कोष क्या होते हैं? एक परमाणु जिसके बीच में नाभिक है, इसके बाहर कक्षाएं होती हैं। बस ओनली थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और ये जो कक्षाएं पाई जाती हैं इनके कुछ नाम हैं। ये तो नाभिक है, इनके नाम क्या क्या है वो ध्यान दीजिएगा। इनका नाम हो जाएगा, ये है के, ये एल, ये एम और ये एन। अगर पूछे पहली कक्षा इसकी कौन सी, तो पहली कक्षा ये वाली है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। अगर हम पूछेंगे उपकोषों की संख्या क्या है, या सीधे हम पूछे इसमें कौन कौन से उपकोष उप सेल पाए जाते हैं या उपकोष पाए जाते हैं। ये कोष हो गए, इनमें उपकोष होते हैं। इसमें एस होता है, इसमें एस और पी होते हैं, इसमें एस पी और डी होते हैं, इसमें एस पी डी और एफ होते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो एस के पास हमेशा एक ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल एक होता है, पी के पास 3 होते हैं, डी के पास 5 होते हैं, एफ के पास 7 होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो आपको पता है एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए इनके पास इलेक्ट्रॉन 2, इनके पास 6 हो जाएंगे, इनके पास 10 हो जाएंगे, इनके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगर हम देखें इनके पास एस है तो एस में 2 जाते हैं, तो एस के पास यानी इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें एस दूसरी कक्षा में एस और पी है, तो एस और पी दोनों हैं, तो इस प्रकार एस पी में 8 हो जाएंगे। इनके पास देखें तो एस पी और डी तीनों हैं, तीनों अगर देखें तो एस पी डी यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उनके पास। 10, 6, 16, 2, 18। और अगर इस अगली वाली को देखें इसमें एस पी डी एफ चारों हैं, तो इसमें चारों में 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये आपको अभी तक हमने बताया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसी के अंतर्गत एक छोटी सी हेडिंग है, उसको डाल के लिख लीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ डेफिनेशन लिखाएंगे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो अगर हम बात करें तो परमाणु, किसी तत्व का कोई परमाणु अगर है, तत्व के लिख लीजिएगा। तत्व के परमाणु में कोशों तथा उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। क्यों? इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, बाद में नोट करके रखिएगा। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताएंगे आपको। अभाव का नियम दिया गया, उसमें एस पी डी एफ को कैसे भरना बताया गया, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। जो हमारी कोई अगली वीडियो आएगी तो अभाव के नियम के साथ अभाव और हुंड अभाव और पाउली, ये तीनों नियम आपको एक साथ बताएंगे। तो अगली हमारी हेडिंग हो जाएगी वो क्या है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। परमाणु के प्रकाशीय स्पेक्ट्रा या प्रकाशीय स्पेक्ट्रा क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम
परमाणु के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं स्पेक्ट्रम, इनके बारे में अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व के की गैस या वाष्प विद्युत आर्क द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसी गैस या वाष्प की विद्युत आर्क द्वारा, विद्युत आर्क क्या है, यहाँ पे एक विद्युत सोर्स होगा। विद्युत आर्क एक प्रकार से इलेक्ट्रोड होते हैं जिनपे आयन इकट्ठे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी गैस या वाष्प की विद्युत आर्क द्वारा, किसी आर्क द्वारा उच्च ताप पर गर्म की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, जब किसी तत्व की, जब किसी तत्व की गैस या वाष्प को, गैस की वाष्प को विद्युत आर्क द्वारा, विद्युत आर्क एक प्रकार का विद्युत सोर्स होता है जहां पे आयन इकट्ठे होते हैं, आर्क द्वारा गर्म करने पर, गर्म करने पर कुछ निश्चित आवृत्तियां दिखाई देती हैं जिन्हें स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर विभेदित दिखाई देती हैं, जिन्हें परमाणु के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिन्हें परमाणु का प्रकाशीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है, ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रम एक प्रकार की प्रकाश पुंज होती है जो कि बहुत तीव्र, छोटे छोटे कण जब तेज चलते हैं रास्ते में, बहुत तेज चलते हैं, तो इनकी जो एक धारा बनती है, एक प्रकार से किरण बन जाती है, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये स्पेक्ट्रम था। अब एक चीज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। बस मेन हमारा वही है, ये तो ऐसे ही ऑलरेडी आपको समझने के लिए बता दिया गया कि प्रकाश का प्रकाशीय स्पेक्ट्रम, परमाणु का प्रकाशीय स्पेक्ट्रम होता क्या है। अगला ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ध्यान दीजिएगा, हम पहले बताना चाहेंगे कि जब तत्व के सरल, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक सबसे सरल तत्व था, इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन थे और सबसे कम भारी भी था, यानी हल्का तत्व था, तो इसलिए इसको सबसे सरल तत्व कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा, तत्वों में सबसे सरल तत्व हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की जांच करने पर 5 प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होती हैं। ये कैसे प्राप्त होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, एक परमाणु है, इसके बाहर कक्षाएं होती हैं, 1
2 3 4 5 6 हम और आगे बना सकते हैं, 7 8। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा परमाणु है, बीच में नाभिक है, इसकी बाहर कक्षाएं हैं। अब जरूरी नहीं कि कक्षाओं में सभी इलेक्ट्रॉन हो या ना हो। हमने कहा था कुछ कक्षाएं होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और वो गति करते हुए पाए जाते हैं। अगर हमारी पहली कक्षा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा पाया जा रहा है, अब लोग ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो ये किस तरह से स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेगा, कैसे स्पेक्ट्रम को दिखाता है, कैसे दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये पहली कक्षा में है, ये पहली कक्षा से अगर जंप करके कहीं अगली कक्षा में जा रहा है तो इसकी कुछ श्रेणियां बन जाती हैं, और यही इलेक्ट्रॉन ही ये हो सकता है इस कक्षा में जाए, या ये इस कक्षा में जाए, या ये इस कक्षा में जाए, या हो सकता है बाहर से इस कक्षा में आए। तो डिपेंड करेगा कि कब इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं और कब बाहर से अंदर आते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो जब एनर्जी इनको मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे और परमाणु एनर्जी ले लेगा, लेकिन जब इनमें एनर्जी आएगी तब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और अगर एनर्जी इनसे रिलीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अगर किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम उसको ऊर्जा देते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, लेकिन इसको जैसे थोड़ी ऊर्जा मिली तो ये थोड़ी ऊर्जा लेकर ये उच्च ऊर्जा स्तर के, ये उच्च ऊर्जा की कक्षाएं हैं और ये निम्न ऊर्जा की कक्षाएं हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मजबूत अंदर वाली ही होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये कहाँ कहाँ जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हो सकता है इस कक्षा से, ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा से हो सकता है इस कक्षा में आ जाए, या हो सकता है इस कक्षा से इस कक्षा में चला जाए, या हो सकता है इस कक्षा से इस कक्षा में चला जाए, या हो सकता है इस कक्षा से इस कक्षा में आ जाए, या हो सकता है इस कक्षा से इस कक्षा में गिर जाए, किसी भी इस कक्षा में गिर सकता है। तो जो ये हमारी वेव्स बन रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये जो हमारी होंगी ये कुल मिला के 8 प्रकार की होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा तब बाहर जाएगा, अगर अंदर आ रहा है तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम बताना चाहेंगे। तो अगर हम बात करें जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने पर स्पेक्ट्रम लाइनें जो प्राप्त हुई वो 5 प्रकार की प्राप्त हुई होती हैं, और इनके जो नाम होते हैं लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी और पास्टन श्रेणी, ब्रेकर श्रेणी और फुंट श्रेणी। तो इनके बारे में हम बात करेंगे और इनको समझेंगे क्या होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये कहां से जा रही है। अगर हम बात करें बाहर से आ रही है, अगर इसी को हम बात करें बाहर से आ रही है तो हो सकता है पहली कक्षा में आ जाए, यहाँ आ रही है, या हो सकता है इस कक्षा से इसमें आ रही है, या हो सकता है इस कक्षा से यहाँ पर आ रही है, या हो सकता है इस कक्षा से यहाँ पर आ रही है। तो ये आने वाली सबसे बाहर से जब पहली कक्षा में आएंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको लाइमर श्रेणी कहेंगे। अगर दूसरी कक्षा से यहाँ से शुरू हो रही है, इसी से आ रही है और दूसरी कक्षा में अगर आ रही है इसको बामर श्रेणी कहेंगे। अगर यहीं से आ रही है तीसरी कक्षा में तो हम इसको पास्टन श्रेणी कहेंगे। इस तरह से हमारी अलग अलग कक्षाएं हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा हम इनको कैसे बता रहे हैं, इसको कैसे समझा रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इलेक्ट्रॉनों के आने जाने का जो ये रास्ता है दिख रहा है, इसी के कारण वेव्स बनती जा रही हैं और इन्हीं वेव्स को हम श्रेणियों के नाम से पढ़ते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये श्रेणियां हमारे समझ में आ गई होंगी और आगे बढ़ते हैं। तो कैसे, हमने पहले भी बता दिया कि अंतिम कक्षा से अगर पहली कक्षा में आए या अंतिम से पहले वाली कक्षा से इसमें आएंगे पहली कक्षा में, यहाँ ध्यान रखिएगा ये पहली कक्षा है दूसरी है। अगर यहाँ पे आ रही है या हो सकता है तीसरी कक्षा इस लास्ट थर्ड लास्ट से इसमें पहली में आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे हम बात करते हैं, इसको मिटा दें। इसको सिर्फ समझने के लिए इसको बनाना नहीं है आपको, सिर्फ आपको स्पेक्ट्रम पढ़ लेना है बस। लाइमर श्रेणी बामर श्रेणी होती क्या है। तो ध्यान दीजिएगा आगे हम अगर बात करें तो इसके आगे स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें कि हमारी जो श्रेणियां थोड़ी छोटी बना रहे हैं, ये हमारी पहली कक्षा है, ये कक्षाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये कौन किस तरह से दर्शा रहे हैं, हम ऐसे ही दर्शा रहे हैं। ये नाभिक की रेंज हो जाएगी, इसके बाद पहली कक्षा, चलिए ये हम बता रहे हैं आपको।
आप लोग सही से बनाइएगा थोड़ा। ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं और ये इनफाइनाइट अनंत अनंत हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऊर्जा हमारी आएगी, जो अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन आएगा वो E2 हो जाएगा। E2 एनर्जी का जो फाइनल स्टेज है, और ये जो अंदर आएंगी जब स्टेज पे आएंगी तो ये E1 हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। तो अंदर जब आएंगे इलेक्ट्रॉन देखिएगा क्या हो जाएंगे, तो ये E1 हो जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, अब कैसे कैसे इनकी तरंगें या स्पेक्ट्रम बन सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा से पहली कक्षा में कूद रहा है, कुछ इस प्रकार से कूदेगा, या हो सकता है अंतिम कक्षा 8वीं थी, अगर 8 से आ रहा है पहले में, या हो सकता है 7 से पहली में आ रहा हो, या हो सकता है 6 से पहली में आ रहा हो, या हो सकता है 5 से आ रहा हो, या हो सकता है 4 से भी आ रहा हो। इस तरह से ये श्रेणियां बनेंगी। आगे अन्य भी बना लीजिएगा, तीसरी से आ रहा होगा या दूसरी से आ रहा होगा। तो इस श्रेणियों का नाम, ये जो एक प्रकार की पुंज बन गई, इस पुंज का नाम हो जाएगा लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। दूसरी क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें इस कक्षा में ना गिरकर इस कक्षा में, दूसरी कक्षा में, अगर ये पहली कक्षा होगी, ये हमारी दूसरी कक्षा, अगर इस कक्षा में गिर रही है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी कक्षा में अगर अंतिम कक्षा से आ रही हैं ये इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं और इस दूसरी कक्षा में गिर रहे हैं, फिर 7वीं से आ रहे हैं, फिर पहले में गिर रहे हैं, फिर छठी से आ रहे हैं और फिर दूसरी, ये दूसरी कक्षा है, ध्यान रखिएगा, दूसरी कक्षा में आ रहे हैं, फिर 5वीं कक्षा से आकर फिर दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर बैठ रहा है, या फिर अगर चौथी कक्षा से आ रहा है और फिर दूसरी में रुक जा रहा है, या तीसरी से अगर आए और फिर यहाँ पे रुक जाए, तो इस श्रेणी को क्या करेंगे, इसको हम बामर श्रेणी कहेंगे। लाइमन हो गई, उसके बाद बामर श्रेणी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। बामर श्रेणी। अगली देखिएगा क्या होगा, अगली जो हो जाएगी हमारी तीसरी श्रेणी, क्योंकि हमने बताया 5 श्रेणियां हो जाएंगी, और 5 श्रेणियों को कैसे डिवाइड किया गया ध्यान दीजिएगा। तो पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और तीसरी क्या होगी, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है, तो अंतिम कक्षा से अगर चले और तीसरी कक्षा में रुकेंगे और 7वीं से चलेंगे, फिर तीसरी में रुकेंगे, छठी से चलेंगे, फिर तीसरी में रुकेंगे, और 5वीं से चलेंगे, फिर भी यहीं रुकेंगे, और चौथी से चलेंगे, तब भी यहीं रुकेंगे। तो इन श्रेणियों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पास्टन श्रेणी। इनको पास्टन श्रेणी कहा जाता है, पास्टन या पास्टन जो भी कहना चाहें, पास्टन श्रेणी ये हो जाएगा। अगली देखिएगा, अगली अगर हम बात करें तो अब हमारी एक श्रेणी हो गई, 2 हो गई, फिर तीसरी हो गई। अगली जो हमारी आएगी, अब ये इस चौथी कक्षा में गिरेगी, चौथी कक्षा ये हो जाएगी। तो अगर हम कहें 8वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और चौथी कक्षा में बैठ रहे हैं, फिर 7वीं से चल रहे हैं, फिर चौथी में आ रहे हैं, छठी से चल रहे हैं, फिर ये यहीं आ रहे हैं, और फिर 5वीं से चल रहे हैं, तभी यहीं पे आ रहे हैं। तो ये लाइमन हो गई, बामर हो गई, पास्टन हो गई, और ये अगली हो जाएगी हमारी ब्रेकर श्रेणी। ब्रेकर, ब्रेकर श्रेणी। और अंतिम लास्ट हमारी हो जाएगी, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी चलेगी और 5वीं कक्षा में रुक जाएगी। अंतिम कक्षा से चलकर 5वीं कक्षा में, फिर छठी कक्षा से चल 7वीं कक्षा से चलकर फिर यहीं पर, और ये छठी कक्षा से फिर 5वीं पर। तो इस वाली जो श्रेणी को, ये जो पुंज बन रही है, ये जो एक किरण पुंज बन रही है पूरी सभी तरंगों का इसका जो ग्रुप बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको फुंड कहेंगे, फुंड श्रेणी। तो आपने देखा कि कैसे स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, और ये आपकी जो 5 श्रेणी होती है, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम परमाणु जो सबसे सरल स्पेक्ट्रा था उसके बारे में। तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिखिएगा और फिर बताते हैं आगे क्या होता है। ये फिगर आप लोग पहले बना लीजिएगा, और फिगर को बनाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि सबसे सरल तत्व, सबसे सरल तत्व, और सबसे सरल तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने पर 5 प्रकार की
स्पेक्ट्रम श्रेणियां या श्रेणियां स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, प्रकार के कर दीजिएगा के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं नंबर 1 अगर हम कहें लाइमन श्रेणी, बामसेन पास्टन श्रेणी, पास्टन श्रेणी, और अगली हो जाएगी ब्रैकेट श्रेणी, और लास्ट हो जाएगी फंग श्रेणी। ये हो जाएगी 5। ये आपको पहले नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जो पहली लाइमन श्रेणी है इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद रहे हैं। तो अगर हम बात करें लाइमन श्रेणी में कक्षा 2 जो था, जो कक्ष 2 है उसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहा है पहली कक्षा में, 3 से भी आ रहा है, 4 से भी आ रहा है, 5 से भी आ रहा है, 6 से भी आ रहा है, 7 से आ रहा है और 8 से आ रहा है। लेकिन कहाँ आ रहे हैं? पहली कक्षा में आ रहे हैं। और ये श्रेणी हमारी नाम दी गई इसको लाइमन श्रेणी। बामन श्रेणी क्या है? अगर हम बात करें तो इसमें दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं, यानी पिछली अन्य कक्षाओं से आकर दूसरी कक्षा में गिर रहे हैं। इतनी ऊर्जा नहीं मिली कि पहली कक्षा में जा सके, इसलिए कहाँ गिरे? तो ये दूसरी कक्षा में गिरे। और इनकी कूदान जो है, इलेक्ट्रॉन की कूदने की जो गति है वो क्या है? ये तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आ रहे हैं, चौथी कक्षा से भी दूसरी कक्षा में आ रहे हैं, 5वीं से भी दूसरी में आ रहे हैं, और 6वीं से भी दूसरी में आ रहे हैं, और 7वीं से भी दूसरी में, और 8वीं से भी दूसरी में ही गिर रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग कक्षाएं, इस पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन सभी से आकर गिरे, यहाँ पर दूसरी कक्षा में सभी से इलेक्ट्रॉन आकर गिरे, यहाँ पर तीसरी से आकर सभी में गिरे, और यहाँ से चौथी कक्षा में सभी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन आकर गिरे। और लास्ट में जो अंतिम है 5वीं कक्षा, इसमें से 3 कक्षाओं के अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन आकर गिरे। तो ये आपका था लाइमन श्रेणी और बामन श्रेणी। यहाँ पर एक सूत्र पूछा जाता है कि कैसे, अगर हम बात करें तरंगदैर्घ्य, इनके तरंगदैर्घ्य होती है कुछ, तो उनके ऊपर हम बात करना चाहेंगे तो कैसे इनका सूत्र ज्ञात किया जाता है? तो होता है E2 - E1 बराबर डेल्टा ई, और ये होता है HV बराबर HC अपॉन डेल्टा, HV अपॉन HC अपॉन बराबर HC अपॉन डेल्टा। तो ध्यान दीजिएगा है क्या, एक सूत्र यहाँ पर आता है, इसको कैसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हमने बताया कि यहाँ पर ये E2 है, और जिस कक्षा में जाएगा वो E1 हो जाएगी, और इन कक्षाओं को हम N2 मान लेते हैं। ये N2, ये N2, ये N2, ये जो कक्षाएं हैं इनको नाम दे दिया गया N2 कक्षाएं हैं। अब ये N2 कक्षाएं हमने 5 मान ली, N2, लेकिन हमें बताना पड़ेगा N2 बराबर किस कक्षा से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अगर हमने पहले ले लिया, पहला जो N2 है इसमें कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो ये पहली कक्षा में आ रहे हैं, और अंतिम से दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, 5वीं से, 6वीं से, 7वीं से और 8वीं से आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक सूत्र लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करके जब दूसरी कक्षा में परिवर्तित होकर आते हैं तो कैसे आते हैं और इनकी एनर्जी में क्या परिवर्तन आता है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन E2 में है, वो जंप करके आ गया E1 में, और E1 में जब आता है तो उसकी अन्य गतिविधियों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो इनकी कुछ तरंगदैर्घ्य होती है, उसमें परिवर्तन आता है, ऊर्जा स्तर में परिवर्तन आता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि कैसे इनकी समीकरण की गणना की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ध्यान दीजिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन E2 अवस्था से E1 अवस्था में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो E2 अवस्था से E1 अवस्था में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और इस ऊर्जा के उत्सर्जन के लिए हम जो सूत्र पढ़ते हैं, तो एक समीकरण जिसकी समीकरण निम्न है।
तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, E2 माइनस E1, आपको पता है E2 क्या है, एनर्जी की पहली अवस्था जो थी जहां पर पहली थी, और जब आ गया है तो E1 यानी सबसे मजबूत अवस्था E1 है और E2 जो थी वो कमजोर की अवस्था थी, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे अगर हम बात करें तो ये बराबर होता है HV और ये बराबर होता है HC अपॉन लैम्डा। ये HV क्या है और HC क्या है और ये लैम्डा क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जहां E2 बराबर क्या थी, ऊर्जा की पहली अवस्था, ऊर्जा की प्रथम अवस्था, जितनी ऊर्जा थी जो भी थी। E1 क्या है, ऊर्जा की अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था। और H क्या है, H हमारा प्लांक नियतांक, यहां पे देखिएगा H बराबर प्लांक नियतांक और C हमारा V वेग हो सकता है, V इलेक्ट्रॉन का वेग, और लैम्डा जो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, HC अपन, इसको हम वेग कह रहे हैं, लेकिन जब हमारा प्योरली है ये V हो जाएगा, ये हमारा प्रकाश का वेग हो जाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन का हो गया C जो है, और V जो है वेग इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, और जो C है वो हमारा प्रकाश का वेग हो जाएगा। C बराबर प्रकाश का वेग, ध्यान रखिएगा। और जो V है वो बराबर है हमारा V इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये वीडियो समझ में आएगी।